नमस्कार, सरोकार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मोहिता कोठियाल मनादुली। दर्शकों, अक्सर हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि कहा जाता है कि पहले की पीढ़ी और अब की पीढ़ी में काफ़ी अंतर है। पहले के बच्चे जहां सम्मान करते थे, वहीं आजकल के जो बच्चे होते हैं वो सुनना भी पसंद नहीं करते। अक्सर ऐसी बातें हम सुनते रहते हैं कि ये कहा जाता है कि इनका खाना पीना बहुत अलग है, इनका रहन सहन बहुत अलग है, इनकी दोस्ती बहुत अलग तरीके की होती है और ये बहुत ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। ये बातें अक्सर हम आम बोलचाल की बातों में ये सुनाई दे जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही जाती है कि ये कहा जाता है कि पहले के बच्चे जहाँ घर का खाना बहुत पसंद करते थे कि घर में ही खाना खाना है, वहीं आजकल के बच्चे कहते हैं नहीं, हमें घर में खाना नहीं खाना, हम तो बाहर जाके खाना खाएंगे। फास्ट फूड खाते हैं, चाइनीज़ फूड बहुत पसंद करते हैं, जिसकी वजह से कई तरह की दिक्कतों इन्हें हो जाती है और स्वास्थ्य संबंधित भी कई परेशानी यहाँ पर हो जाती है। अक्सर हम आजकल देखते हैं कि जो आजकल की पीढ़ी, आजकल के जो बच्चे हैं, इनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है और जब इनकी इम्यूनिटी वीक होती है, इस वजह से कई तरह की बीमारियां इन्हें घर कर जाती हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि इन बीमारियों का समय रहते इलाज कर लिया जाए। और अक्सर देखा ये भी गया है कि हम जब कोई बीमारी हो जाती है तो हम बहुत ध्यान नहीं देते, हम कहते हैं नहीं चलो ठीक हो जाएगी, या फिर हम बाहर से ही दवाई ले लेते हैं। लेकिन जब दिक्कतें ज़्यादा बढ़ने लगती तो हम डॉक्टर्स के पास जाते, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज हम एक ऐसी ही डिजीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ऐसी है, जो बहुत आम तौर पर हमें देखा जाता है कि हो जाती है, तो हम वो भी बरसात के मौसम में। तो चलिए हम बात करते हैं हमारे आज के विषय की। हमारा आज का विषय है डायरिया, कारण और बचाव। और इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करूँ, पहले इनका परिचय मैं करा देती हूँ। हमारे साथ डॉक्टर प्रताप सिंह रावत यहाँ पर मौजूद हैं, जो वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ हैं और ये हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रायपुर के, यहाँ पर ये चिकित्सा अधीक्षक भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करें क्योंकि विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, डायरिया से संबंधित हमारा ये विषय है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमारा जो कार्यक्रम है लाइव देख रहे हैं और इस कार्यक्रम से संबंधित, हमारे विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप करना चाहते हैं तो सीधे आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप हमारे टेलीफोन नंबर्स नोट कर लीजिए। हमारे नंबर्स हैं 7579 428028 और हमारा दूसरा नंबर है 7579 428047। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारे नंबर्स नोट कर लिए होंगे। अगर आप हमें यूट्यूब में लाइव देख रहे हैं तो और इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न आप करना चाहते हैं तो आप सीधे हमारे यूट्यूब में कमेंट कर सकते हैं। आपके प्रश्न को हमारे कार्यक्रम में जरूर शामिल किया जाएगा। चलो दर्शकों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ पे करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जब हम बात यहाँ पे डायरिया की कर रहे हैं तो सबसे पहले दर्शक हमारे ये जानना चाहेंगे कि डायरिया आखिर क्या है, किस तरह की ये बीमारी है। जैसे कि आपने बताया कि आज के हमारे इस कार्यक्रम का जो चर्चा का विषय है यह है डायरिया, बचाव और कारण। जैसे कि आपने पूछा कि डायरिया क्या है, तो डायरिया एक आंतों से संबंधित बीमारी है जिसमें आप आमतौर पर जो स्टूल पास करते हैं या ये कोई किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति हो, चाहे छोटा बच्चा हो, नवजात से लेकर के और एडल्ट तक, अगर आपके स्टूल की फ्रीक्वेंसी जो कि लैट्रिन या स्टूल या पॉटी करने की जो उसकी फ्रीक्वेंसी है या क्वांटिटी है या उसकी कंसिस्टेंसी है, अगर इसमें बदलाव आता है तो इसको हम डायरिया कहते हैं। जिसमें कि फ्रीक्वेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी बार स्टूल पास कर रहा है, कैसा स्टूल पास कर रहा है और किस कलर का स्टूल पास कर रहा है। स्टूल का लैट्रिन का नेचर, कंसिस्टेंसी, क्वांटिटी और उसका जो अमाउंट है और फ्रीक्वेंसी है, ये जो बदलाव हैं ये इसको हम डायरिया कहते हैं। और आमतौर पर जैसा कि छोटे बच्चे से लेकर के जैसे ही बच्चा नवजात होता है तो नवजात बच्चे को हम आमतौर पर जैसे कि कहते हैं कि पैदा होते ही उसको स्तनपान करा देना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि हम बच्चों को स्तनपान उस समय शुरू नहीं करा पाते, तो जो टॉप फीड या ऊपर का दूध जो हम बच्चों को देते हैं तो उसमें कंटेमिनेशन से या संक्रमण से उसके अंदर इन्फेक्शन का चला जाना या किसी भी खाद्य पदार्थ से उसके अंदर संक्रमण का चला जाना या पानी की जो हम पानी का जो इस्तेमाल करते हैं उस पानी का संक्रमित होना या किसी भी खाद्य पदार्थ का, फल का, जूस का, जो भी चीज़ का हम सेवन करते हैं उससे आपकी आंतों में जो संक्रमण होता है उस संक्रमण के फलस्वरूप जो आपके स्टूल में चेंजेज आते हैं उसको हम डायरिया कहते हैं। डॉक्टर साहब, तो सिर्फ डायरिया को हम इसी से पहचाने कि जो हमारा स्टूल पास हो रहा है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, या फिर कोई और लक्षण भी होते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि हमको डायरिया से संबंधित कोई बीमारी है?
जैसे डायरिया से संबंधित जो मुख्य लक्षण होते हैं, जैसे एक तो मैंने बताया कि स्टूल बार बार पास करेगा, स्टूल की मात्रा ज़्यादा होगी, बच्चे को या जिस भी व्यक्ति को डायरिया हो रहा है उसको बुखार हो सकता है, बुखार और पखाने के परिवर्तन के साथ साथ उल्टी की शिकायत भी हो सकती है, पेट में दर्द वगैरह हो सकता है, लैट्रिन में खून वगैरह की जो मौजूदगी वो हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है और बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशन हैं जो डायरिया के फलस्वरूप हमारे शरीर में हो सकते हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़े, इनका प्रश्न ले लेते हैं। हेलो। ठान नहीं पाते हैं, अक्सर इसे माता बहनें जो है हल्के रूप में ले लेते हैं। एक तो ये सवाल है कि इसको कैसे पहचाने। दूसरा ये सवाल है कि गांव में जब से फ्रिज आए हैं उसमें भोजन कितना समय तक रखना चाहिए और उसे खाने से हमें क्या डायरिया हो सकता है कि उसी वो तो हो लिमिट हो कितना तक फ्रिज खाना को सुरक्षित रख पाएगा। जी धन्यवाद प्रश्न के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने इन्होंने पूछा कि इसको कैसे पहचानें और भोजन कितनी देर तक घर में हम अपना रखें और उससे बचाव के लिए साहब मेरा ये प्रश्न है कि गांव में फ्रिज पहली बार आ रखे हैं लोगों के पास, तो लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र की माता बहनें अक्सर आटा दाल सब्जी आदि फ्रिज में रख देते हैं और 2-3 दिन तक मानते हैं कि सही है। ये सही है या गलत है? सर ये बताएं कि फ्रिज कितना समय तक खाना को सुरक्षित रख सकता है ताकि हमें डायरिया पेट की दिक्कत ना हो बासी भोजन खा के। सर जी, जैसे कि आपने भोजन के सुरक्षित रखने के लिए जो कि फ्रिज में आपने कहा कि रखते हैं, तो आमतौर पर क्या होता है, कुछ ऐसे कीटाणु होते हैं जो कि आपके भोजन में 12 से 24 घंटे के अंदर भी पैदा हो सकते हैं, जो आपके लिए हानिकारक और नुकसानदायक होते हैं। ऐसे जो बैक्टीरिया हैं जैसे स्टेफाइलोकोकल है, स्ट्रेप्टोकोकल हैं और जैसे टाइफाइड साल्मोनेला वगैरह का फूड पॉइजनिंग के जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत जल्दी आपके खाने में ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका फ्रिज का टेम्परेचर सही नहीं है 2 से 8 डिग्री पर जहाँ पर आपने खाना रखा हुआ, इस बीच अगर विद्युत सप्लाई इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है और फ्रिज का टेम्परेचर गड़बड़ा गया तो इसमें आपके संक्रमण के लिए जो आपके खाने में जो संक्रमण वाले कीटाणु हैं वो पैदा हो सकते हैं। तो हम पूरी कोशिश करें कि जो हम खाना खाद्य पदार्थ पेय इस्तेमाल करने वाले जो हमारे पदार्थ हैं या पानी है या जूस हैं या जो भी ड्रिंक्स हैं, अगर अपने फ्रिज में हम रखते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि आपके फ्रिज में एक तो 24 घंटे के अंदर उसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई सही है, उस फ्रिज का टेम्परेचर सही है और आपके जो खाद्य पदार्थ उसमें रखे हैं वो सही टेम्परेचर पे आपने स्टोर कर रखे हैं। अगर इस बीच लाइट चली जाती है या फ्रिज का टेम्परेचर चेंज हो जाता है या किसी भी तरह के कंटेमिनेशन से वो खाद्य पदार्थ संक्रमित हो जाते हैं तो हम कोशिश करें कि उनको इस्तेमाल ना करें। जैसे आपके ब्रेड वगैरह आप रखते हो उनमें फंगस ग्रो कर जाते हैं, या आप जो खाने पीने की चीज़ें रखते हैं दाल चावल वगैरह रखते हैं उनमें जो आपके हाथ वगैरह से संक्रमित करने वाले कीटाणु उनमें ग्रो कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपका खाद्य पदार्थ जो है शुद्ध रहे, सुरक्षित रहे और आपके खाने योग्य रहे। तो हमें 12 से 24 घंटे में ऐसे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और जो डिब्बाबंद पेय पदार्थ हैं उनको जैसे विद्युत सप्लाई नहीं होती है तो जब तक विद्युत सप्लाई नहीं हुई है तब तक उसका टेम्परेचर देख लें कि वो सही टेम्परेचर पे वहाँ स्टोर हैं या नहीं है। तो अगर जैसे गर्मियों में ऐसा बहुत कॉमनली हो सकता है और सर्दियों में चूँकि टेम्परेचर बाहर भी लो रहता है तो सर्दियों में खाद्य पदार्थों के ख़राब होने की जो खाद्य पदार्थों के ख़राब होने के चांसेस हैं वो कम रहते हैं। इसलिए गर्मी और सर्दियों में हमें गर्मियों में ख़ास तौर पे इस तरह के खाद्य पदार्थों के संक्रमित होने से बचाने के लिए खास बचाव रखनी चाहिए और कोशिश करें कि कम से कम ऐसे खाद्य पदार्थ जो हमारे डेली इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थ हैं उनको जल्दी से जल्दी इस्तेमाल कर लें और बहुत लंबे समय तक उनको अपने फ्रिज में ना रखें। बिल्कुल, अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि आप फ्रिज का जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल करें और खाने का स्टोरेज बहुत कम ड्यूरेशन के लिए उसमें रखा जाए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और हमारे दर्शक यहाँ पर जुड़े हैं, उनसे पहले प्रश्न ले लेते हैं। हेलो जी नमस्कार सर, नाम बताइए अपना, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार सर, मेरा नाम है नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से जी। मैं जानना ये चाहता हूँ कि डायरिया किस मौसम में होती है, दूसरी की डायरिया में जो है जो हमारा ORS होता है घोल जो होता है ये कितना कारगर होता है, और दूसरी चीज बरसात के दिनों में जो हम रोगों से बचने के लिए हम साफ पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं और अधिक चीजें जो
शुद्ध रोटी उनको खा के खान पान में सावधानी रखते हैं, विटामिन सी विटामिन डी अच्छी लेते हैं, अच्छी आदतें हम अपनी रखते हैं, मच्छर से दूरी बनाए रखते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं, साफ या सूखे कपड़े पहनते हैं, धूप या ताजी हवा लेते हैं, मास्क पहनने का भी कार्य करते हैं। इसके अलावा और हमें क्या करना चाहिए बरसात के दिनों में बीमारियों से बचने के लिए? जी धन्यवाद प्रश्न। जैसा कि आपने कहा कि डायरिया में ORS के जो हम घोल का इस्तेमाल करते हैं, ORS का घोल कितना कारगर है, ये जैसे माइल्ड और मॉडरेट डिहाइड्रेशन में, जैसे कम मात्रा में निर्जलीकरण और थोड़ा अधिक निर्जलीकरण जिसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं, तो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो हम घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं वो ORS का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पूरी तरह से कारगर है। और इसका जो कंपोजिशन है ये हमारे बॉडी फ्लूइड से मिलता जुलता है और इसमें जो मिनरल्स, ग्लूकोज और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी को पूरी तरह से फ़ायदा करते हैं। और हमें जब भी डायरिया हो तो हमें ORS का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। इस संबंध में भारत सरकार ने इस समय जो डायरिया फोर्टनाइट का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है डायरिया कंट्रोल पर, जो कि इंटेंसिव डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत हमारा 1 जुलाई से लेकर के और 31 अगस्त तक ये डायरिया कंट्रोल कैंपेन चल रहा है। और इसमें हमें घर घर तक ये जानकारी पहुंचानी है कि आप जब 5 साल से कम के आपके बच्चे हों उनके लिए ORS का इस्तेमाल कैसे करना है, ORS के साथ साथ जिंक की टेबलेट कैसे देनी है, क्योंकि जिंक ORS के साथ देने से आपके जो बच्चे को या जो आपके घर में व्यक्ति डायरिया से अफेक्टेड हुआ है उसका बचाव ये कैसे करते हैं। जिंक आपके डायरिया की जो फ्रीक्वेंसी है इसको कम करता है, आपकी बॉडी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और ORS आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है और आपको बॉडी को जो एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है ORS से हमें ग्लूकोज के थ्रू वो वाली एनर्जी भी मिलती है। और ORS का इस्तेमाल करने से जो डायरिया में हम ORS का इस्तेमाल करते हैं इसलिए इसको जीवन रक्षक घोल भी कहते हैं। और जो इस समय डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत जो डायरिया कंट्रोल कैंपेन में हमारा थीम भी है ORS और जिंक से जो स्लोगन है डायरिया की रोकथाम, ORS सफाई और ORS के साथ, सफाई और ORS के साथ डायरिया की रोकथाम, ये हमारा जो कंट्रोल कैंपेन चल रहा है। इसमें हमें घर घर सब लोगों को ये जानकारी देनी है अपने आसाज के थ्रू, अपने ANM के थ्रू, अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के थ्रू कि आप जो है ये ORS के घोल अपने 5 साल या उससे कम जो बच्चे हैं उनमें अगर डायरिया हो रहा है, उनमें अगर किसी तरह का कोई डिहाइड्रेशन हो रहा है, वॉमिटिंग वगैरह से अफेक्टेड हो रहा है तो ORS और जिंक का साथ साथ इस्तेमाल करें। और हम अपने जो डायरिया से डेथ हमारी होती हैं उन डायरिया से डेथ को 0 करना भारत सरकार का लक्ष्य है और हम इस डायरिया कंट्रोल कैंपेन के दौरान इस लक्ष्य को पाने के लिए घर घर सबको इस संबंध में जागरूक करना और सबको ORS और जिंक का इस्तेमाल कैसे करना है इस संबंध में ये भारत सरकार का कार्यक्रम है और सबको इसके बारे में जानकारी देना, घर घर तक इसकी जानकारी पहुंचाना और डायरिया से प्रत्येक जो भी व्यक्ति प्रभावित हो रहा है या बच्चा प्रभावित हो रहा है उसको बचाना। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस तरह के कैंपेन यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जब आप कोई कैंपेन चलाते हैं वो कैंपेन कितने लोगों तक उसकी रीच हो पा रही, कितने लोगों तक वो पहुँच पा रहा है और क्या लोग इस विषय में समझ पा रहे हैं। क्योंकि प्रश्न एक ये भी उठता है कि अक्सर हम देखते हैं कोई बीमारी हमें होती है तो हम पहले क्या करते हैं, घरेलू उपचार करते हैं। क्या आप यहाँ पर ये कहेंगे कि आपको घरेलू उपचार अगर ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आपको कर लेने चाहिए? जैसे कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर आपको कोई दवाई एकदम से उपलब्ध नहीं हो पा रही है या ORS और जिंक आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में हम जो आपके घरों में उपलब्ध चीज़ें हैं, जैसे चावल आमतौर पे प्रत्येक घर पे खाद्यान्न के रूप में उपलब्ध होता है, तो चावल उबाल के चावल का मांड जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको एज ए पेय पदार्थ हम उसका डिहाइड्रेशन और एनर्जी नीड के लिए यूज़ कर सकते हैं। घरों में आपके जो नींबू पड़े रहते हैं या नींबू होता है या जो हम कॉमन साल्ट यूज़ करते हैं, नींबू, नमक और चीनी जो आमतौर पर घरों में सभी घरों में इस्तेमाल होती है, इसको 1 चुटकी भर नमक, 1 चम्मच चीनी और उसमें थोड़ा नींबू निचोड़ के हम ORS का घोल या इस तरह का जो जीवन रक्षक घोल अपना घर पे तैयार कर सकते हैं। और इस दौरान जब तक हम किसी चिकित्सा सहायता के लिए कहीं पर पहुंचते हैं या हमें कोई चिकित्सा सहायता मिल पाती है तब तक हम
अपने रोगी का, अपने बच्चे का इन सब घरेलू चीज़ों से बच्चे की जान को बचा सकते हैं। और इस बीच हम अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में, थोड़ा ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हम ORS का घोल और निकटतम जो हमारी चिकित्सा सुविधा है वहाँ तक अप्रोच करने के लिए हम जा सकते हैं, ताकि हम अपने बच्चे को या अपने रोगी को डायरिया से बचा सकें। डायरिया जो बीमारी है, नॉर्मल बोलचाल में हम यही कहते हैं कि हमारा पेट खराब हो गया है, तो किस स्थिति में आप ये कहेंगे कि ये किस स्थिति में ये जो बीमारी है मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावित आपको नहीं कर रही है, किस स्थिति में आकर आपको डॉक्टर से परामर्श ले लेना चाहिए, कहाँ ये मतलब मुश्किल पैदा कर देती है बीमारी? हम आमतौर पर ये देखते हैं कि एक डायरिया के दौरान जो डिहाइड्रेशन होता है वो डिहाइड्रेशन का असेसमेंट हमें आमतौर पर करना होता है, और हम इस जानकारी को आम जनमानस तक कैसे पहुंचाएं, इसके लिए हमें कुछ ऐसे सामान्य शब्दों में लोगों तक ये जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए। जैसे कि माइल्ड डिहाइड्रेशन में क्या होता है, हम आमतौर पर क्या देखते हैं कि जैसे आपका जैसे छोटा बच्चा है, आप उसको कैसे पहचानेंगे कि ये डिहाइड्रेट हो रहा है। जैसे छोटे बच्चे का तालू जो है ओपन होता है और सर की हड्डियों के लेवल पे होता है, या उसकी आंखें आमतौर पर सामान्य जगह पर जैसे हम सामान्य तौर पर देखते हैं, या उसका जीभ, ओरल मिकोजा वगैरह देखते हैं, उसमें पानी की मात्रा दिख रही है या सलेवा नज़र आ रहा है, नहीं आ रहा है। या जैसे हम ये देख सकते हैं कि बच्चे की सांस कैसे चल रही है, बच्चे का टेम्परेचर कैसा है, या बच्चे की जो स्किन, आमतौर पर क्या होता है जब हम उसको दोनों उंगलियों से उसको निचोड़ते हैं तो आमतौर पर स्किन इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि जैसे आप 2 सेकंड में उसको छोड़ोगे तो अपनी जगह पर चली जाती है। ऐसे ही बच्चे का यूरिन पास कितनी बार कर रहा है, या जो उसके हार्ट रेट है, हार्ट रेट देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ उसकी नाड़ी तो नहीं चल रही है। तो ऐसे अगर ये सब चीज़ें आमतौर पर आपको सामान्य दिख रही हैं, बच्चा ऐसा तो नहीं बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है लूज मोशन के साथ साथ, तो ऐसे बच्चों के जो उल्टी और दस्त एक साथ कर रहे होते हैं उनके डिहाइड्रेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो माइल्ड डिहाइड्रेशन में ये सब चीज़ें थोड़ा सा परिवर्तित होंगी। मॉडरेट डिहाइड्रेशन में उल्टी हो सकती है, उल्टी के साथ साथ ये चीज़ें जैसे बच्चा कितनी बार यूरिन कर रहा है तो यूरिन के करने की जो फ्रीक्वेंसी वो कम हो सकती है। ऐसे ही सांसें थोड़ा तेज़ हो सकती हैं, ऐसे ही स्किन ट्रिगर लॉस हो सकता है, ऐसे फॉन्टेनल थोड़ा जो सर का तालू होता है वो नीचे हो सकता है, ऐसे आंखें जो थोड़ा अंदर गड्ढे में चले जाती हैं। डिहाइड्रेशन में जो आपने देखा होगा कि बच्चे जो आँख होती हैं सामान्य से अंदर की तरफ धंस जाती हैं, या सांसें बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लगती हैं। तो ये माइल्ड मॉडरेट डिहाइड्रेशन या नो सम सीवियर डिहाइड्रेशन हम जो लक्षण हैं ये लक्षणों से पहचान सकते हैं। और कुछ ऐसे साइंस हैं जैसे स्किन टर्गर का लॉस होना, या यूरिन आउटपुट कम होना, या बहुत ज़्यादा टैकीकार्डिया होना, ये सब लक्षण हैं जिनसे हम पहचान सकते हैं कि बच्चे को कितनी मात्रा में बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपने जी यहाँ पे लक्षण हमें बताए हैं तो उस हिसाब से तो मुझे देख के लगता है कि माँ को भी छोटा डॉक्टर घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि अगर इतने सिम्टम्स माँ समझ पाती है तो कुछ तो मतलब ये है कि डॉक्टर वाली आदतें उस पर होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक प्रश्न हमारे यूट्यूब में आया है कि उनका ये कहना है, एक माँ है उनका ये कहना है कि अगर बच्चे को डिहाइड्रेशन हो जाता है तो क्या ऐसे में वो माँ का दूध उसे या दूध पिला सकते हैं? बिल्कुल, माँ का दूध तो अवश्य पिलाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में पानी की मात्रा आपके 70% के लगभग होती है, और 70% पानी के साथ साथ उसमें सुरक्षा करने वाले तत्व जैसे एंटीबॉडी, इम्यूनोग्लोबुलिन वगैरह होते हैं, या कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होते हैं जो आपके बच्चे को इन्फेक्शन से रोकने वाली उसमें बायोकेमिकल चीज़ें होती हैं। तो माँ का दूध तो बच्चे को अवश्य देना चाहिए, और इससे निर्जलीकरण से भी रोका जा सकता है, इन्फेक्शन को भी कंट्रोल करा जा सकता है, और उसको जो एनर्जी नीड्स हैं वो भी पूरी हो सकती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हम देखते हैं कि आज की डेट में हर व्यक्ति जो है किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है, ऐसे में किस तरह की जो रोग जिनको हैं उनको किस तरह के ऐसे ज़्यादा मरीज हैं जिनको इस तरह की बीमारी से अगर हम बात यहाँ पे करते हैं तो उससे ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है, जिनको बचाव यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखना है? ये जो जिन लोगों का आंतरिक जो हमारा सुरक्षा तंत्र है जिसको हम बॉडी इम्यूनिटी कहते हैं, अगर बॉडी का सुरक्षा तंत्र संक्रमण को रोकने में किसी तरह से कमज़ोर है, जैसे कि HIV पेशेंट्स हैं, या कोई लॉन्ग स्टैंडिंग इलनेस वाले पेशेंट्स हैं, कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, या जिनके अंदर कोई सर्जरी से कुछ ऐसे शरीर के अंग निकाल दिए जाते हैं, या जैसे गुर्दा रोग वाले रोगी हैं, या जिनकी ब्लड में कुछ ऐसी चीज़ों की कमी है जो इन्फेक्शन को नहीं रोक पाते हैं, तो उन लोगों को इन्फेक्शन से बचाव के लिए जैसे हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्क बहुत इंपॉर्टेंट है,
फूड हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है। पानी की जो आप क्वालिटी यूज़ करते हैं उसका पानी का जो गुणवत्ता है उसको अवश्य तौर पे हमें ध्यान देना चाहिए। खाद्य पदार्थों को प्रयोग करते समय हमें जानकारी होनी चाहिए, और जो इस तरह से खुले में रखे हुए पदार्थ हैं या खाने पीने की चीज़ें हैं या साफ़ सफाई का जहाँ पर ज़्यादा वो अच्छे ढंग से साफ़ सफाई और ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पे उन लोगों को इन सब चीज़ों से हमें हाइजीन का बहुत यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा महत्व है। एक प्रश्न ये भी है कि किस तरह के, क्या एज ग्रुप है कोई ऐसा, कोई उम्र जिसमें ये इस तरह की जो बीमारी है ज़्यादा प्रभावित करती है? जो अंडर 5 चिल्ड्रंस हैं जी, 5 साल से नीचे के जो बच्चे हैं, इनका क्या होता है, एक तो इनमें इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा होती है, इनमें हाइजीन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बच्चे की एक्टिविटी से उसके साफ़ सफाई का ध्यान रखना, उसके खेलते कूदते समय खाते पीते समय वो कहाँ पर क्या एक्टिविटी कर रहा है, इस पे निगरानी बनाए रखना 24 घंटे संभव नहीं है। तो ये जो बच्चे हैं नवजात से लेकर के और 5 साल तक के बच्चे, ये इससे काफ़ी प्रभावित होते हैं, क्योंकि खाद्य पदार्थों में जो हाइजीन की प्रॉब्लम है, हैंड हाइजीन की प्रॉब्लम है, साफ़ सफाई की प्रॉब्लम है या समझदारी की जो प्रॉब्लम है, उनके अंदर ये जानकारी नहीं होती कि हमें क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ पीनी चाहिए। कई बार बच्चे बाथरूम में जाते हैं और नल से पानी सीधा पी लेते हैं, खुले में रखे खाने पीने की चीज़ें सीधे जाके उठा के खा लेते हैं, नीचे गिरी हुई चीज़ों को उठा के खा लेते हैं, तो उनसे उनके अंदर संक्रमण की जो वो होती है टेंडेंसी होती है या संक्रमण के चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि बिलो 5 जो अभी हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड में अभी भी डायरियल जो डिजीज़ से लोगों को प्रभावित होने की जो संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और हम अभी भी नेशनल एवरेज से काफ़ी ऊपर हैं। अभी भी हमारे यहाँ 17% मेल और 16% महिलाएं ये डायरियल डिजीज़ के मेल फीमेल डायरियल डिजीज़ से प्रभावित होते हैं। और जो अभी भी इससे मरने वालों की संख्या, अगर 100 बच्चों को डायरिया हो रहा है तो 100 बच्चों में से अभी 9 से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनकी जान जाने का खतरा रहता है। तो इसलिए ये जो प्रोग्राम है या ये जो डायरिया कंट्रोल कैंपेन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको घर घर आसाज के एनएम के थ्रू अभी बहुत सारे हमारे प्रशिक्षण होने हैं। घर घर ये ORS और जिंक अंडर 5 चिल्ड्रन जहाँ जिन के घर में, उन तक ORS और ये जो जिंक की गोली है इसकी रीपोजिशनिंग करके और को पैकेजिंग करके इसके बारे में सबको जानकारी देना, ये डायरिया कंट्रोल कैंपेन का मुख्य उद्देश्य है। और हमें इस कैंपेन के थ्रू सबको जागरूक करके डायरियल डेथ को हम 0 तक कैसे ला सकते हैं, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और हम इस दिशा में प्रयासरत योजनाएं बनती हैं, प्रयास आपके द्वारा किया जा रहा है, आपके द्वारा जैसे आपने कहा जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं उनको भेजा जा रहा है, घर घर भेजा जा रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो युवा वर्ग है, हमें इन कैंपेन से युवा वर्ग को जोड़ना चाहिए, हमें शिक्षा में इसको शामिल करना चाहिए, क्योंकि जो युवा है इसी को कल आगे बढ़ना है, इसी ने कल अपनी फैमिली प्लानिंग करनी है। तो क्या आपको लगता है कि हमें इन्हें जोड़ के चलना चाहिए ताकि हम इन चीज़ों का विस्तार बहुत बेहतर कर सकें? जैसे हम अपने आशाओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहे हैं उन तक, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं ऐसे रखें। ORS कॉर्नर बनाएं, और विभागों से जैसे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है, जैसे स्वच्छ भारत मिशन है, या जो आपके ऐसे बहुत सारे अभियान हैं, जो स्वच्छ जल मिशन है, घर घर तक हम स्वच्छ पानी कैसे इस्तेमाल करें, जो हम पानी सप्लाई घर घर तक कर रहे हैं उसकी स्वच्छता और गुणवत्ता को कैसे बनाए रखें। क्योंकि ज़्यादातर 100 में से 70 केसेज हमारे जो वाटर कंटेमिनेशन से जो डायरिया के केसेज होते हैं, तो हमें स्वच्छ पानी और स्वच्छ भोजन और स्वच्छ पर्यावरण और जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर से बेहतर करके हम इस जो हमारी डायरियल डिजीज से हमारी जो समस्या है इसको हम अपने लक्ष्य और मानकों तक ले जा सकते हैं। नहीं, मेरा प्रश्न ये था, क्या आपको लगता है कि हमें युवाओं को इस तरह के कैंपेन से जोड़ना चाहिए? बिल्कुल, हमें जो है ये सब लोगों को, जैसे इसमें हमारे बेसिक हेल्थ वर्कर्स तो काम कर ही रहे हैं, ऐसे और भी लोग जैसे NGOs हैं, NGOs के थ्रू युवाज हैं, हम ऐसे अपने जो एम्बेसडर हैं, इस तरह के एम्बेसडर हम बना सकते हैं। हर मोहल्ले में
प्रत्येक विभाग में कि जो इस बीमारी को नियंत्रण करने में अपना सहयोग करें। और ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं, ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस दिशा में अपना सहयोग कर रही हैं। डॉक्टर साहब, यही महत्वपूर्ण बात हो जाती है जब भी हम किसी विषय में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए। ये जो कोई भी बीमारी है या कोई भी विषय जब होता है, ये स्वजनित नहीं होता, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। तो क्यों हम ये नहीं सोचते हैं कि हम किसी भी विषय है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित हो या शिक्षा संबंधित हो, हम इसमें युवाओं को जोड़ के आगे बढ़े। हमें अपने पाठ्यक्रम में, क्योंकि बच्चों को जब पता होगा कि क्या चीज़ गलत है, एक पेरेंट्स होने के नाते हम बच्चों को कहते हैं बेटा ये चीज़ गंदी है, यहाँ आप मत जाओ, लेकिन माता पिता की बात अंडरस्टूड है, कोई भी नहीं मानता है। ऐसा क्यों नहीं होता कि हम इसे शिक्षा में शामिल करें? क्योंकि जब गुरु कोई बात कहता है तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आती है। हमें शैक्षिक संस्थानों के माध्यम से, अपने अध्यापकों के माध्यम से, या जो आपके आसपास निकटवर्ती जो आपके शैक्षिक संस्थान हैं उनमें जाके या जो हमारे अध्यापक हैं उनको प्रशिक्षित करके, ऐसे इंटर डिपार्टमेंटल जो प्रशिक्षण हैं, ये इस डायरिया कंट्रोल कैंपेन का मुख्य हिस्सा है। और इसके बारे में सभी को जागरूक किया जाएगा और सब तक ये जागरूकता पहुंचाई जाएगी कि जो हमारा डायरिया कंट्रोल प्रोग्राम का मुख्य जो केंद्र बिंदु है, ORS का इस्तेमाल, जो हमारा ORS है ये एक मैजिक मिक्सचर है। और इस मैजिक मिक्सचर में आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकते हैं जब तक कि आप किसी चिकित्सा सुविधा तक पहुंचते हैं। या ऐसी नौबत आती है कि जो कॉम्प्लिकेशन डायरिया से होते हैं, जैसे सीवियर डिहाइड्रेशन से आपका एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो सकते हैं, हाइपरकैलेमिया वगैरह हो सकता है, आपके जो कॉन्शियसनेस की जो कंडीशन है वो चेंज हो सकती है, या आपके जो अंदर बॉडी पार्ट्स हैं ये सब इस तरह के जो शरीर के अंदर बदलाव डायरिया की वजह से होते हैं, उनको हम इस जागरूकता से कम कर सकते हैं और अधिक से अधिक लोगों को बचा सकते हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण यही है कि हम अधिक से अधिक लोगों तक इस कैंपेन को पहुंचाएं, उन्हें समझाएं कि आखिरकार ये बीमारी किस तरीके की है और किस तरह से बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जब अगर किसी को डायरिया हो जाता है तो सबसे पहले फिर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम किस तरह का आहार लें। डायरिया के दौरान एक तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, जैसे कि आपको सीवियर डिहाइड्रेशन है तो सीवियर डिहाइड्रेशन हम ये मान के चलते हैं कि आपको 10% बॉडी वेट लॉस हो रहा है। ऐसे मॉडरेट डिहाइड्रेशन में 5 से 10% का, और 5 से कम का डिहाइड्रेशन है तो इसमें आप 5% वेट लॉस मान के चलते हैं। ये हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई 100 किलो का आदमी है तो उसमें 10 किलो आपका सीवियर डिहाइड्रेशन में वजन कम होता है, मॉडरेट में 5 से 10 किलो और कम में कम से कम 4 से 5 किलो। और जब हमारे बॉडी वेट का 2% वेट लॉस होता है या वाटर लॉस होता है तो उसमें हमारी जो प्यास है, उस प्यास को प्यास से हमें पता चलता है कि हमारे अंदर डिहाइड्रेशन शुरू हो गया है। तो जैसे कि आपने पूछा कि खाद्य पदार्थ किस तरह का आहार हम ले सकते हैं, किस तरह का आहार लेना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा जो आहार हो वो शुद्ध हो, हैंड हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट हो, उसमें किसी भी तरह का कोई संक्रमण ना हो, गर्म और ताज़े पेय पदार्थ हम इस्तेमाल करें। और अपना डिहाइड्रेशन बनाए रखने के लिए अगर आपके पास ORS है तो ORS इस्तेमाल करें, ORS नहीं तो आप नींबू नमक चीनी पानी का घोल बना के उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में उपलब्ध जो भी जूस हैं, फल हैं, आप उनका साफ़ सफाई से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जो आपकी एनर्जी लॉस हो रही है, वाटर लॉस हो रहा है, उसको इनके थ्रू आप व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में ये बात कही थी कि अक्सर हम ये कहते हैं कि जब जैसे हम डायरिया की बात करें, बहुत लोग हैं जो डायरिया नहीं जानते। जैसे कि आपने बोला आहार, तो छोटे बच्चों में आहार के तौर पर जो 6 महीने से कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए माँ का दूध, स्तनपान बहुत ज़रूरी है ताकि उनको डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके। इसलिए छोटे बच्चों को जिनको डायरिया हो रहा है उनको ORS के साथ साथ जिंक के साथ साथ स्तनपान अवश्य कराएं। जी, क्योंकि डॉक्टर साहब जैसे मैंने कहा कि जब हम बहुत लोग होते हैं जो नॉर्मल अगर हम बात करें तो डायरिया नहीं जानते कि डायरिया बीमारी, हम लोग कहते हैं हमारा पेट खराब हो रहा है। और अक्सर जब देखते हैं कि जब स्टूल ज़्यादा पास हो रहा है तो हम क्या कहते हैं कि बंद खा लो या ब्रेड खा लो। तो क्या ये सही है कि हम जब हमें इस तरह की कोई डिजीज़ हो रही है तो हमें मतलब सॉलिड फूड नहीं खाना चाहिए और हमें बंद या ब्रेड खानी चाहिए? कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ हैं, जैसे आपने बन बोला, ब्रेड बोला, बर्गर बोला, इस तरह के जो खाद्य पदार्थ हैं, ये जब आप खाते हैं तो इनसे क्या होता है कि ये जो सिक्रेशन आपकी आंतों से निकल रहे होते हैं, जो इन्फेक्शन संक्रमण की वजह से डायरिया में जो स्टूल में वाटर लॉस हो रहा होता है, उस वाटर लॉस को थोड़ा ये कम कर सकते हैं। लेकिन
ये इन्फेक्शन संक्रमण को ख़त्म करें ऐसा नहीं कहा सकता। इसलिए हमें जो ज़रूरी संभव इलाज है और जितनी ज़रूरी सावधानियां हैं पूरी सावधानियां बरतनी चाहिए। खाद्य पदार्थों की साफ़ सफाई का और हाइजीन का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। कुछ जैसे केला है, बन है, ब्रेड है, बर्गर हैं या कुछ और खाद्य पदार्थ हैं जैसे जो आपको आंतों में संक्रमण के दौरान आपको हाइड्रेशन में मदद कर सकते हैं, तो उनको लेने में कोई नुकसान नहीं है जी। और आप जी डॉक्टर साहब, हम चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं ये सुझाव देना चाहूँगा कि डायरिया की रोकथाम, सफाई और ORS आएगा काम, ये जो डायरिया कंट्रोल कैंपेन का हमारा स्लोगन है, इसको ध्यान में रखें। घर घर हम ORS की जानकारी पहुंचाएं। सब तक ORS का जो घोल है ये जीवन रक्षक घोल है और इसको डायरिया होने के दौरान जो कि हमारी डायरिया मोर्टेलिटी हैं, जो कि अगर 100 में से 9 लोगों की जान का खतरा है, उसको 0 तक ला सकता है अगर हम इस बारे में जानकारी रखें। ORS के साथ साथ जिंक की टेबलेट अवश्य दें और जिन भी घरों में 5 साल से या 5 साल से या उससे कम के बच्चे हैं उनको डायरिया और इससे होने वाले दुष्प्रभाव से बचाने में ORS और जिंक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए अपने घरों में खाने पीने की चीज़ों में सावधानी बरतें, बासी खाना न खाएं, खुले में रखे खाद्य पदार्थों को इस्तेमाल न करें, संक्रमित चीज़ों से दूर रहें, हैंड हाइजीन का खास से खास ध्यान रखें क्योंकि हाथ आपका शरीर का एक ऐसा अंग है जो आप तक संक्रमण कहीं से भी पहुंचा सकता है, चाहे खाने पीने की चीज़ों से हो, चाहे आसपास की चीज़ों से हो, चाहे आपकी इस्तेमाल घरेलू चीज़ में इस्तेमाल आने वाली चीज़ें हों। इनसे आप अपने को डायरिया से बचाएं और संक्रमण से अपने आप को सुरक्षित रखें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो ये हमारे डॉक्टर प्रताप सिंह रावत जी थे जिन्होंने आपको डायरिया संबंधित यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी दी। उनका ये कहना है कि अभी यहाँ पर सरकार द्वारा डायरिया कंट्रोल कैंपेन यहाँ पे चलाया जा रहा है जहाँ जिंक और ORS की जो पैकेट्स हैं वो यहाँ पे मुफ्त दिए जा रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि यहाँ पर जो डायरिया से कंट्रोल किया जा सके और उसकी वजह से जो यहाँ पर मृत्यु दर है इसको बिल्कुल ख़त्म यहाँ पर किया जा सके। नमस्कार।